नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में पदभार संभाला। इसके बाद अमित शाह ने सहकारिता मंत्री के रूप में भी कार्यभार ग्रहण किया। डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बार फिर विदेश मंत्री के रूप में पदभार संभाला। पदभार संभालने से पहले उन्होंने कहा कि बीते सालों में मंत्रालय के कार्य में सभी संतुष्ट हैं और आगे भी ऐसे ही कार्य जारी रहेगा। जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के तौर पर पदभार संभाला। इससे पहले जेपी नड्डा ने रसायन एवं उर्वरक मंत्री का कार्यभार संभाला। अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्री के तौर पर रेल भवन में अपना पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन को सरजमी पर लाने में रेल मंत्रालय बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। अश्विनी वैष्णव ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी कार्यभार संभाला। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश ने एक बार फिर आशीर्वाद देकर देश की सेवा का मौका दिया है। भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया। भूपेंद्र यादव ने पदभार दिए जाने के लिए आभार जताया और देशवासियों से पीएम मोदी के अभियान एक पेड़ मां के नाम से जुड़ने की अपील की। शिवराज सिंह चौहान ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के तौर पर पदभार संभाला। शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर कहा कि उनके मंत्रालय का लक्ष्य है कि वो किसानों की आय दोगुना करेंगे। मोदी 3.0 के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने जल शक्ति मंत्रालय में अपना कार्यभार संभालते ही केंद्रीय मंत्री ने राज्य मंत्री और विभाग के अधिकारियों के साथ अपनी पहली मीटिंग की। करनाल से सांसद और मोदी 3.0 कैबिनेट में मंत्री मनोहर लाल ने आवास और शहरी मामलों के मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इससे पहले मनोहर लाल विद्युत मंत्री का पदभार उन्होंने विद्युत मंत्री का पदभार संभाला। बता दें कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कपड़ा मंत्री के तौर पर गिरिराज सिंह ने पदभार संभाला। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज मैंने कार्यभार संभाला है। टेक्सटाइल क्षेत्र देश के उन क्षेत्रों में से एक है जो रोजगार के भरपूर अवसर प्रदान करता है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने बताया कि वो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के रूप में कार्यभार संभालकर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर अपना पदभार ग्रहण किया। जीतन राम मांझी ने आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री का पदभार संभाला। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि प्रधानमंत्री ने मेरे पर विश्वास जताया है और मुझे उनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिला। बिहार के मुंगेर संसदीय क्षेत्र का तीसरी बार प्रतिनिधित्व कर रहे राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री के तौर पर पदभार संभाला। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने संचार मंत्री का पदभार संभाला। हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण किया। श्रम और रोजगार मंत्री के रूप में मनसुख मांडविया ने अपने मंत्रालय श्रम शक्ति भवन में पदभार ग्रहण किया। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। मोदी कैबिनेट में उन्हें तीसरी बार स्थान मिला है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाला। पदभार संभालने के लिए वो नॉर्थ ब्लॉक स्थित मंत्रालय के दफ्तर पहुंचे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वो अपने काम को निष्ठापूर्वक करेंगे। चिराग पासवान ने खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के तौर पर पदभार संभाला। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएंगे। कीर्तिवर्धन सिंह ने पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री के तौर पर पदभार संभाल लिया।
सुरेश गोपी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में बतौर राज्य मंत्री अपना पदभार ग्रहण किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि मेरे लिए सब कुछ नया है, ये मेरे लिए बड़ी जिम्मेदारी है। जयंत चौधरी ने कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर अपना पदभार संभाला। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वो उसी उत्साह के साथ कार्य करेंगे जिस उत्साह से प्रधानमंत्री करते हैं। जितिन प्रसाद ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री के तौर पर अपना पदभार संभाला। उन्होंने कहा कि आज के वक्त में आईटी सबसे अहम है, ऐसे में मेरे लिए जिम्मेदारी अहम है। प्रताप राव गणपत राव जाधव ने स्वास्थ्य राज्य मंत्री के तौर पर पदभार संभाला। डॉक्टर एल मुरुगन ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। अर्जुन राम मेघवाल ने विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री के तौर पर पदभार संभाला। अर्जुन राम मेघवाल इससे पहले भी विधि एवं न्याय मंत्रालय संभाल चुके हैं। संजय सेठ ने बतौर रक्षा राज्य मंत्री पदभार संभाला। सड़क और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री अजय टम्टा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए 10 सालों में हुए विकास कार्यों का जिक्र किया। अजय टम्टा ने कहा कि 10 वर्षों में सड़क परिवहन क्षेत्र में क्रांति आई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संस्कृति मंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकसित भारत में संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय अपना विशेष योगदान करें, इसका पूरा प्रयास करेंगे। मोहन चरण मांझी ओडिशा के नए मुख्यमंत्री होंगे। भाजपा की तरफ से भेजे गए पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह ने बताया कि मोहन चरण मांझी को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया। भाजपा पर्यवेक्षक ने बताया कि ओडिशा सीएम मांझी के साथ 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। प्रभाती परिदा और केवी सिंह देव ओडिशा के लिए 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद जगन्नाथ सरकार ने कहा, ये बहुत अच्छी बात है, वो समाज के पिछड़े वर्ग से आए एक जमीन से जुड़े नेता हैं। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, यहाँ परिवारवाद नहीं है। जो असली नेता होते हैं उनका चुनाव होता है। ओडिशा में भाजपा नेता कनकवर्धन सिंह देव ने भुवनेश्वर में कहा कि पीएम मोदी की बात पर विश्वास करके जनता ने हमें सत्ता दी। विकसित ओडिशा बनाने के पीएम मोदी के संकल्प को हम पूरा करेंगे। ओडिशा के मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, भाजपा केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह व भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और धर्मेंद्र प्रधान समेत अन्य नेताओं ने भुवनेश्वर में ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास से मुलाकात की। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। पार्टी ने वहां विधायक दल का नेता चुनने के लिए रविशंकर प्रसाद और तरुण चुग को पर्यवेक्षक बनाया है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू को गठबंधन दल ने अपना नेता चुन लिया है। इससे पहले टीडीपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सभी ने नायडू को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी सहमति दी। चंद्रबाबू नायडू बतौर मुख्यमंत्री बुधवार को आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ और विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। उधर जनसेना ने भी पवन कल्याण को विधायक दल का नेता चुन लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 41 प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें से 26 प्रस्ताव जलशक्ति विभाग से जुड़े हुए हैं। योगी मंत्रिमंडल ने ललितपुर, झांसी, महोबा, मिर्जापुर, महोबा जैसे जिलों से जुड़ी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की। वहीं प्रयागराज में महाकुंभ में घाटों का दायरा बढ़ाने का फैसला किया गया। टीडीपी के विधायक रघु रामकृष्ण राजू ने निवर्तमान मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी पर उनके खिलाफ आपराधिक साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने इस मामले में जगनमोहन रेड्डी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code.
before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रमुख कन्नड़ फिल्म अभिनेता दर्शन थुगुदीपा को कथित हत्या के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि 47 वर्षीय अभिनेता को मैसूर के एक होटल से 9 जून को हिरासत में लिया गया। कोलकाता के बिजी पार्क स्ट्रीट इलाके में भीषण आग लग गई। कई घंटे बाद भी अग्निशमन विभाग आग पर काबू नहीं पा पाया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित काल्दी वन क्षेत्र में आग लग गई। सूचना मिलते ही आग बुझाना शुरू कर दिया गया। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार आग के बहुत नुकसान हुए हैं। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ चुनाव जीतने के 6 दिन बाद ही केस दर्ज हो गया है। पूर्णिया के एक बड़े फर्नीचर व्यवसायी ने पप्पू यादव पर 4 जून को मतगणना वाले दिन 1 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया है। झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कांग्रेस नेता आलमगीर आलम ने कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता पद से इस्तीफा दे दिया है। 3 सप्ताह पहले आलमगीर को रांची की एक अदालत ने 6 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा था। दिल्ली में जल संकट बरकरार है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली को जल संकट से निजात दिलाने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री से बातचीत की। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दोहराया कि दिल्ली को आवंटित हिस्से के अनुसार पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में नियमित रूप से योग का अभ्यास कराया जा रहा है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले हरियाणा के पलवल स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला प्रशासन के अधिकारियों, कर्मचारियों, NCC कैडेट, स्काउट कैडेट को 3 दिवसीय योग शिविर के तहत योग का प्रशिक्षण दिया गया। नीट UG परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने NTO को नोटिस जारी किया है। साथ ही काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन उतार चढ़ाव के बाद लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 33 अंकों की गिरावट के साथ 76,457 पर बंद हुआ। वहीं दूसरी तरफ निफ्टी में बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी 6 अंकों की बढ़त के साथ 23,264 पर बंद हुआ। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर कहा है कि गठबंधन सरकार के बावजूद भी नीतिगत सुधारों पर जोर बना रहेगा और देश की तरक्की की रफ्तार भी बरकरार रहेगी। सोने की कीमत में इजाफा हुआ है। सोना 150 रुपये की तेजी के साथ 71,950 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। विशेष आर्थिक क्षेत्र से निर्यात 2023-2024 में 4% से अधिक बढ़कर 163.69 अरब डॉलर हो गया, जबकि देश का कुल निर्यात पिछले वित्त वर्ष में 3% से अधिक घटा था। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में पेट्रोल डीजल की कीमत स्थिर है। सोमवार को दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की दरें क्रमशः 95 रुपये और 88 रुपये प्रति लीटर हैं। भारत सरकार एक नए कानून पर विचार कर रही है जो टेक्नोलॉजी कंपनियों जैसे एप्पल, गूगल और मेटा के लिए सख्त नियम लागू करेगी। ये यूरोपीय संघ के नियमों जैसा होगा और इन कंपनियों के कारोबार के तरीके को बदल सकता है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से कहा गया है कि भारत 2030 तक 10 करोड़ से ज्यादा नई नौकरियां पैदा करने की संभावना रखता है।
इसके साथ ही पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बताया कि इस दौरान जीडीपी में 3.3 ट्रिलियन डॉलर की बढ़त देखने को मिलेगी। अदानी डिफेंस और एयरोस्पेस ने एस ग्रुप के साथ एग्रीमेंट किया है। इसके तहत दोनों कंपनियां मिसाइल, हथियार, मानव रहित प्लेटफॉर्म और साइबर सिस्टम में रणनीतिक क्षमता साझा करेंगी। फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमेटो अपनी क्विक कॉमर्स बिजनेस यूनिट ब्लिंकिट में 300 करोड़ रुपए का ताजा निवेश करेगी। गाजा में एक बार फिर से संघर्ष विराम का प्रयास तेज हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रस्ताव पर सहमति बनाने के लिए विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पश्चिमी एशिया के दौरे पर हैं। ब्लिंकन लगातार क्षेत्र के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने प्रस्ताव पर सहमति बनाने के लिए इजराइल के नेताओं से मुलाकात की। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमवार को गाजा में संघर्ष विराम योजना का समर्थन करने वाले अमेरिकी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। प्रस्ताव के पक्ष में 0 के मुकाबले 14 वोट पड़े, जबकि रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हमास ने प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा कि वो योजना के सिद्धांतों को लागू करने के लिए मध्यस्थों के साथ काम करने के लिए तैयार है। ब्लिंकन ने कहा कि गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने में हो रही दिक्कत से निपटने के लिए इजराइल ने कुछ अहम कदम उठाए हैं, हालांकि ये पर्याप्त नहीं है। उन्होंने फलस्तीनी नागरिकों के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर मानवीय सहायता की घोषणा की। ब्लिंकन ने कहा, संघर्ष विराम समझौते को हमास से समर्थन मिलना उम्मीद भरा संकेत है। यूरोपीय संसद के चुनावों के बाद सामने आए रुझानों ने यूरोप में कई समीकरण बदल दिए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने पेरिस ओलंपिक के आयोजन के करीब 2 महीने पहले देश में मध्यवर्ती चुनाव की घोषणा कर दी। चुनाव की घोषणा के बाद फ्रांस में राजनीतिक उठापटक का दौर शुरू हो गया है। पार्टियों के पास 30 जून को होने जा रहे चुनावों की तैयारी के लिए 3 हफ्तों से भी कम का समय बचा है। रुझानों में दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, लेकिन संभावना है कि कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत पाने में असफल होगी। नेशनल रैली चुनाव में पूरी ताकत झोंक रही है और मैक्रों के विकल्प के रूप में उभर रही नेता मैरीन ले पेन ने नए गठबंधन बनाने और लोगों के विश्वास को जीतने की कोशिशें तेज कर दी हैं। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा चुनाव की घोषणा किए जाने के बाद से फ्रांस के बाजार में मायूसी देखी गई। यूरो में भारी गिरावट दर्ज की गई, जबकि फ्रांसीसी बॉन्ड और शेयरों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। संसदीय चुनावों के चलते मैक्रों के कार्यकाल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनका कार्यकाल 2027 तक चलेगा, लेकिन अगर विपक्षी दल सत्ता में आता है तो मैक्रों को अपनी योजनाएं संसद से पारित कराने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मैक्रों ने 2022 में जीत हासिल की थी, लेकिन उनकी पार्टी ने संसद में बहुमत हासिल नहीं किया था। दरअसल फ्रांस अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली को मानने वाला देश है, जहां प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फ्रांस के मौजूदा प्रधानमंत्री गैब्रियल अटाल अपनी सत्ता को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। संसदीय चुनावों के लिए वोटिंग के दो चरणों में वोटिंग होगी। पहला चरण 30 जून को और दूसरा चरण 7 जुलाई को होगा। मलावी के उपराष्ट्रपति और 9 अन्य लोगों को लेकर जा रहा सैन्य विमान सोमवार को लापता हो गया। मलावी के राष्ट्रपति लाजरस चक्वेरा ने बताया कि उपराष्ट्रपति साउलोस चिलिमा और अन्य लोगों को लेकर विमान ने राजधानी लिलोंग्वे से स्थानीय समय अनुसार सुबह 9:17 पर उड़ान भरी थी। विमान को लगभग 45 मिनट बाद 370 किलोमीटर दूर मुज्जू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरना था, लेकिन विमान के रडार से गायब होने के बाद से विमानन अधिकारियों का अब तक विमान से संपर्क नहीं हो सका है। विमान के रडार से गायब हो जाने के बाद से उससे संपर्क करने के सभी प्रयास अब तक विफल रहे हैं। राष्ट्रपति चक्वेरा ने तलाशी अभियान का आदेश दिया है और बहामास की अपनी यात्रा रद्द कर दी है। सूडान में पिछले साल सत्ता हस्तांतरण को लेकर शुरू हुआ हिंसक संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये जंग जनरल अब्दुल फतह बुरहान की नेतृत्व वाली सेना
और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेज आरएसएफ की कमान संभाल रहे मोहम्मद हमदान दगालो के बीच लड़ी जा रही है। हाल के दिनों में दारफुर का अल-फासिर शहर दोनों पक्षों के लिए युद्ध का नया मोर्चा बन गया है। हालात इस कदर खराब हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच शुरू कर दी है। उत्तरी दारफुर की राजधानी अल-फशर और उसके आसपास 4 सप्ताह की लड़ाई में 190 से अधिक लोग मारे गए हैं और 1200 घायल हुए हैं। आईसीसी का यह बयान रविवार को आरएसएफ के हमले के बाद अल-फशर में एक मुख्य अस्पताल बंद हो जाने के बाद आया है। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है, उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आईसीसी टी20 विश्व कप में कल भारत के सामने अमेरिका की मजबूत चुनौती होगी। दोनों टीमों ने अब तक 2-2 मुकाबले अपने नाम किए हैं। भारत ने आयरलैंड और पाकिस्तान को शिकस्त दी। भारत और अमेरिका की टीमों का इरादा इस मुकाबले को जीतकर सुपर 8 में जगह पक्की करने का होगा। अमेरिका ने प्रतियोगिता में पाकिस्तान को हराकर सभी को चौंका दिया था। भारतीय डेफ क्रिकेट टीम 18 जून से पहली बार द्विपक्षीय टी20 श्रृंखला में इंग्लैंड का सामना करेगी। 7 मैचों की यह श्रृंखला डर्बी के काउंटी ग्राउंड से शुरू होगी। भारत अगले साल में पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। प्रतियोगिता का आयोजन दिसंबर में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में पहली बार 24 टीमें हिस्सा लेंगी। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय राइफल एंड पिस्टल टीम का ऐलान कर दिया गया है। इस दल में कोई बड़ा सरप्राइज देखने को नहीं मिला है। मनु भाकर एकमात्र शूटर हैं जो एक से ज्यादा इवेंट में हिस्सा लेंगी। मनु भाकर एयर पिस्टल के 10 मीटर और 25 मीटर इवेंट में हिस्सा लेंगी। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की भारत की शीर्ष पुरुष युगल जोड़ी को ताजा जारी बैडमिंटन रैंकिंग में नुकसान उठाना पड़ा है। भारतीय जोड़ी नवीनतम रैंकिंग में 2 स्थान के नुकसान से तीसरे स्थान पर खिसक गई है। पुरुष एकल में कोई भी भारतीय खिलाड़ी शीर्ष 10 में स्थान नहीं बना पाया है। एचएस प्रणॉय 10वें और लक्ष्य सेन 14वें स्थान पर बने हुए हैं। किदाम्बी श्रीकांत 4 स्थान गिरकर 32वें स्थान पर खिसक गए हैं। महिला एकल में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु शीर्ष 10 में शामिल एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। सिंधु रैंकिंग में 10वें स्थान पर बनी हुई हैं। यूरो कप के शुरू होने से पहले खिताब के दावेदारों में से एक नीदरलैंड्स को एक बड़ा झटका लगा है। नीदरलैंड के मिडफील्डर फ्रैंकी डी जोंग टखने की चोट के कारण प्रतियोगिता में नहीं खेल पाएंगे। पोलैंड के स्टार स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की का भी यूरो कप में खेलना मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेवेंडोव्स्की को तुर्की के खिलाफ अभ्यास मैच के दौरान चोट लग गई है, जिसके चलते उनका यूरो कप में खेलना संदिग्ध हो गया है। इस अभ्यास मैच में पोलैंड के एक अन्य खिलाड़ी करोल स्वाइडरस्की भी चोटिल हो गए थे। पोलैंड ने यह मैच 2-1 से जीता, लेकिन 2 प्रमुख खिलाड़ियों के चोटिल हो जाने से यूरो 2024 के शुरू होने से पहले उसकी चिंता बढ़ गई है। इटली के 36 वर्षीय फ्रांसेस्को एसरबी भी चोट के कारण प्रतियोगिता में नहीं खेलते दिखाई देंगे। उनका टीम में नहीं होना इटली के लिए बड़ा झटका है।
यानिक सिनर को पहली बार रैंकिंग्स में शीर्ष पर पहुंचने पर एटीपी विश्व नंबर 1 ट्रॉफी प्रदान की गई। सिनर कंप्यूटराइज्ड रैंकिंग्स आने के बाद से 51 साल में सिंगल्स में शीर्ष पर पहुंचने वाले इटली के पहले खिलाड़ी हैं। पंचायत 3 के बाद अब जितेंद्र कुमार कोटा फैक्ट्री के तीसरे सीजन के जरिए ओटीटी पर धमाल मचाने आ रहे हैं। कोटा फैक्ट्री 3 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। सोनी सब पर प्रसारित होने वाले शो वागले की दुनिया नई पीढ़ी नए रिश्ते के 1000 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। इस मौके को कलाकारों और क्रू ने मिलकर सेलिब्रेट किया। एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे के पति गोल्डी बहल फिल्म निर्माता नंदिनी रेड्डी के साथ तेलुगु भाषी सिनेमा में कदम रखने के लिए तैयार हैं। वो डिजिटल और ओटीटी स्पेस से इसकी शुरुआत करेंगे। आखिरकार मिर्जापुर 3 की रिलीज डेट की घोषणा कर दी गई है। मिर्जापुर का तीसरा सीजन 5 जुलाई से शुरू हो रहा है। बिग बॉस ओटीटी का तीसरा सीजन जल्द आ रहा है। इस बीच बतौर कंटेस्टेंट इमली स्टार साई केतन राव का नाम सामने आ रहा है। नवोदित अभिनेता आरोह वेलंकर निर्देशक कबीर खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म चंदू चैंपियन में नजर आएंगे। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।